जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, और पिछले 10 साल में सरकार जानती होगी कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जहां किसान तकलीफ और परेशानी में है, वहीं सबसे ज्यादा अगर संकट किसी चीज पर आया तो वो नौकरी पर आया है, रोजगार पे आया है। जब सरकार का बजट मैं पढ़ता हूं तो जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसमें, क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेंड फोर्स होगी, तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा? अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? 5 साल के बाद। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए। सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए। अरे सुन लेने दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज।
माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही सभापति हूँ आप महोदय, अपनी बजट पर चर्चा मैंने करें। सभापति और भी महोदय, आपका समय भी सभापति पूरा हो गया महोदय, है। मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। हमारी सरकार ने जब संशोधन किए तो कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किए, कभी SC/ST समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए किए, तो कभी इस देश की नारी शक्ति को इस संसद में पहुंचाने के लिए किए। हमारी सरकार ने संविधान में संशोधन लाने का काम किया तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किया, लेकिन आपने जब संविधान में संशोधन किए तो कभी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता से वंचित करने के लिए किए, तो कभी मीडिया या न्यायपालिका के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए किए। और इसलिए जब भी आपने संविधान में संशोधन किया हर बार विवाद हुआ, क्योंकि आप देश पर अपनी गलत नीतियां थोपना चाहते थे। हम सब फक्र महसूस करते हैं इस देश का नागरिक होने का, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। उस संविधान में सब कुछ है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है, प्रावधानों का भी, और हमारा संविधान का प्रावधानों को भी मैंने बारीकी से देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं इसमें पार्टी उस पार्टी इस पार्टी का सवाल नहीं है। हम सब भारतीय हैं और इस संविधान को लेकर के हम लोग गौरव महसूस करते हैं। इसमें बाकी का तो छोड़ दीजिए, मैं एक दो जो आर्टिकल का स्पिरिट को अंदर देश के ऐसे करोड़ों गरीब नागरिकों को हमारी सरकार ने मकान बनाकर दिया, शौचालय बनाकर दिया, बैंक का खाता दिया, गैस का कनेक्शन दिया, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया और पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी दिया। यह दिखाता है कि अगर नीयत साफ हो, इरादे दुरुस्त हो, तो देश की जनता के जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। आप तो गरीबी हटाओ का नारा देते रहे दशकों तक, लेकिन हमने सही मायने में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। रहा हो और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए। आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए। हालांकि अयोध्या को मैंने कहा हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। माननीय सदस्य, क्योंकि इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता।